फिर याद किया। इरादा हो अटल तो मौजिज़ा ऐसा भी होता है, दिए को जिंदा रखती है हवा ऐसा भी होता है। स्वागत है आपका आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। आगाज़ में शेर मैंने इसलिए कहा, शायद आप लोगों को मालूम हुआ होगा या जो लोग शेर व शायरी से वाकफियत रखते होंगे उनको ज़रूर पता चल गया होगा किन शायर हजरात का, किन नग़्मा निगार का ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अजीज़ शेर है। जी, हम आज बात करेंगे उस एक गीतकार, नग़्मा निगार और शायर की जो न सिर्फ अदबी हलकों में आला मकाम रखते हैं बल्कि फ़िल्मी दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन मकाम हासिल किया अपने बेहतरीन नगमों से। चाहे वो फिल्म बाजीगर के लिए हो, खिलौना के लिए हो, शम्मा के लिए हो, गुंडा राज के लिए हो, हलचल के लिए हो या कई और दूजी फिल्में हों। यादें और बातें ताज़ा होंगी आज ज़फ़र गोरखपुरी साहब की। वो दिल जिसमें दर्द है उसकी ये पहचान, जल जाए तो दीप है, सुलगे तो लोबान। ज़फ़र गोरखपुरी साहब जिन्होंने फिल्मी और इल्मी दुनिया में बहुत ही बेहतरीन आला मकाम हासिल किया, अपने शर्तों पे वो जिए और इस तरह के चिराग वो बने, वो जहाँ जहाँ जिस रास्ते से गुजरते गए उस रास्ते से उन्होंने हर एक कोना अदबी हलकों का और फिल्मी क्षेत्र का रोशन किया। हेलो आदाब नमस्कार तो हुआ है, साथ ही साथ हेलो आदाब नमस्कार उनका भी करना चाहिए जो उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ महवे गुफ्तगू रहेंगे। मैं बात कर रही हूँ उन्हीं के साहिबजादे, चहेते बेटे जो खुद एक शायर है और गीतकार है जिनका नाम है अय्याज़ गोरखपुरी। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ज़फ़र गोरखपुरी साहब के बारे में बहुत ही बेहतरीन बातों के साथ उनकी यादें ताज़ा करने के लिए एकदम से तैयार। अय्याज़ साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शीबा जी, आपने मुझे मौका दिया आपके रूबरू होकर गुफ्तगू कर, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और मुझे आज मौका दिया, मुझे खुशी है शीबा जी आपने। देखिए अय्याज़ साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं कि अब फाइनली आपको एहसास हुआ कि आपको अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलना है। देर आयत दुरुस्त आयत, कहाँ छुपे बैठे थे, अब जाकर तेरा ही एहसास से आपने शुरुआत की गीतकारी में और इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में आप अब कर रहे हैं। लेकिन इतना देर क्यों लगा दी आपने, ये मुझे बताएं। क्या जब आपके वालिद साहब हयात थे ज़फ़र साहब, उनका ये कहना था कि भाई इस क्षेत्र में आप ना ही आओ तो बेहतर है, जदोजहद के कई मराहिल तय करने पड़ेंगे बेटा, उसके बाद कुछ हाथ तो नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ था? हाँ बिल्कुल, आप जब एक बड़े खानवादे से आपका ताल्लुक होता है तो जाहिर है आपके लिए बड़े चैलेंजेस होते हैं। वालिद साहब को यूँ महसूस होता था कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख कर कहीं अच्छी मकाम पर पहुँचें और कहीं नौकरी करें और अपना घर चलाएं, और ये जो स्ट्रगल है शायद इनसे नहीं होगा। हाँ। वो हालांकि ये नहीं था कि वो हमारे अंदर काबिलियत नहीं महसूस करते थे, लेकिन हर एक वालिद जो होता है वो ये समझता है कि उसका बच्चा स्ट्रगल और उस तकलीफ से बचा रहे जो उन्होंने उठाई। हालांकि आग जो होती है वो कहीं ना कहीं तो बाहर आई जाती है। बहुत अच्छी बात है कि देर आयद लेकिन दुरुस्त आयद, आपको वालिद साहब की मंजूरी मिल गई और आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगे। क्योंकि हम ज़फ़र साहब की शायरी को याद कर रहे हैं, उनके नगमों को याद कर रहे हैं। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने बताइए, बाजीगर के इस गाने को कौन भुला सकता है, आज भी नौजवान दिलों की धड़कन है। शुरुआत इसी गाने से करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अगर उनके शुरुआती दौर में गुजरूं, उनके माजी में हम झांकने की कोशिश करें तो दरअसल जब वो मुंबई आए गोरखपुर से 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आए थे, अपनी फैमिली को वहीं पे छोड़कर, क्योंकि कम उम्र में ही शादी हुई थी। तो यहाँ जो वो बड़े बड़े शायरों हजरात की महफिलों में जाते रहे, उन्हें सरपरस्ती हासिल हुई, जिगर मुरादाबादी साहब की सरपरस्ती हासिल हुई, फिराक गोरखपुरी साहब की, इसके अलावा जोश मलियाबादी साहब की। इनफैक्ट सच तो ये है कि फिराक गोरखपुरी साहब ने जब उन्हें एक मुशायरे में 22 साल की उम्र में सुना था तो उन्होंने कहा था कि ये नौजवान शायर जो है वो तहलका मचा देगा अदबी हलकों में, और ऐसा हुआ इनफैक्ट बाद में। लेकिन मुंबई जब वो आए, ये कितना सही है कि यहाँ उन्होंने काफी और जॉब्स किए, मजदूरी की? जैसे एक 15 साल का नौजवान छोटे से गांव से, देहात से निकलकर बड़े शहर का रुख करता है, तो उसके रास्ते सफर में जो गठरी बांधता है उसमें बहुत सारे सपने होते हैं उसके,
जो उसके अपने लिए तो होते हैं, लेकिन उसके नाजुक कंधों पर बहुत बड़ा बोझ होता है जिम्मेदारियों का, जिसमें माँ बाप की देखभाल, की खिदमत और छोटी बहनों की शादियाँ और वगैरह वगैरह बहुत सारी जिम्मेदारियाँ लेकर वो बड़े शहर का रुख करता है। इसी तरह वालिद साहब ने भी बम्बई का रुख किया, और चूँकि उन्हें पढ़ाई और तालीम से बहुत बहुत ज़्यादा उन्हें पढ़ने लिखने का शौक़ था, तो उनकी मुलाकात एक यहाँ के स्कूल के उस्ताद जो मौल्लिम थे, पढ़ाते थे, तो उनसे अपना हाल बयान किया। तो उन्होंने अंजुमन इस्लाम जो मशहूर इदारा है, तालीमी इदारा है बम्बई में, वहाँ पर उनका एडमिशन करवाया। वालिद साहब ने पढ़ाई मुकम्मल की, ग्रेजुएशन बुखारा कॉलेज से किया, और दौरान जो तालीम उन्हें शायरी का शौक़ पैदा हुआ, और बहुत कम उम्र में वो अशार कहने लगे, नज़्में कहने लगे। जॉब के सिलसिले में आए थे और उसके बाद वो स्कूल में पढ़ाते भी रहे। फिल्मों की तरफ उनका ज़ौक़ क्या था, या फिर वो किसी और का कहना था कि भाई आपको अब फिल्मों की तरफ भी अपना ज़ौक़ रखना चाहिए? फिल्मों की तरफ कैसे वो आए? क्योंकि जहाँ तक मेरी इल्मियत है, उन्हें अदब से ज़्यादा किसी और चीज़ से लगाव नहीं था। मेरे हिसाब से मुझे लगता है जिस तरह से उनकी शायरी कहती है, जिस तरह का बड़ा कारनामा उन्होंने अदबी हलकों में अंजाम दिया, वो कहीं भी जाहिर नहीं करता कि वह भाई उन्हें गीतकार बनना था। तो गीतकार बनना क्या इत्तेफाकन हुआ और किस तरह हुआ, ये आप मुझे बताएं। शिबा जी, आपको याद होगा कि 70s का जो दौर था, वो उस दौर में कव्वालियाँ जो हैं वो बड़ी मशहूर हुआ करती थी। तो ये सीधे ये नहीं हुआ कि वो अदब से उन्होंने अदब से सीधा फिल्मों में जम कर दिया या फिल्मों के लिए लिखने लगे। ये इनकी जो तहरीर थी या जो लिखते थे वालिद साहब, उनकी नज़्में गज़लें जो वो अवाम में इतनी मकबूल थी मुशायरे के हवाले से कि उस दौरान जब बड़े बड़े कव्वाल जो थे उस दौर में, जैसे साबिर ब्रदर्स थे जिनका इंटरनेशनली नाम था, और हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े जो कव्वाल थे आज़ाद, तो उन्होंने शुरू में वालिद साहब की कव्वालियाँ गाई, जिसे आपने सुना होगा, बड़ा लुत्फ़ था कुंवारे थे हम तुम। ये बड़ा मशहूर बड़ा लुत्फ़ था जब कुंवारे थे हम तुम, बड़ा लुत्फ़ था जी। बहुत ही पॉपुलर, आज भी पॉपुलर कव्वालियों की फहरिस्त में शुमार होती है। वो कव्वाली जो आज भी मैं सुनता हूँ वो है चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लगने का। ये कव्वाली आज भी काफ़ी मशहूर है, और इसको कई वर्जन में बनाया लोगों ने, और बहुत से बेशुमार सिंगरों ने गाया है इसे बाद में। और फिर शिबा जी, उसके बाद एक दौर आया 80 की दहाई में, वो था गज़लों का, गज़ल सिंगरों ने काफ़ी उन्होंने बिलाशुबा उर्दू गज़ल को जो है घर घर पहुँचाया। तो उस दौरान मेहदी हसन साहब ने वालिद साहब की एक गज़ल गाई, अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है रात यूं गुजारेंगे। फिर नुसरत फ़तेह अली साहब ने गाई फसले गुल है सजा है महखाना, चल मेरे दिल बुला है। अब्दुल साहब, जगदीश जी, फिर तलत अजीज, बिनाज मसानी, और न जाने बहुत सारे गज़ल सिंगरों ने फिर वालिद साहब की गज़लों को गाना शुरू किया, और वालिद साहब ने जो लिखा वो आवाम तक पहुंचा, और आवाम ने उसे बहुत पसंद किया। इस तरह गज़लों का दौर जब चला तो वालिद साहब ने गज़लों में भी बहुत अच्छा काम किया। फिल्म की बात है तो फिल्म में अब आप गज़ल और कव्वाली के हवाले से अगर मकबूल हो जाते हैं तो जाहिर है आप लोगों को फिल्म की तरफ भी आपको बुलाएंगे, क्योंकि कादर खान साहब जो है वालिद साहब के काफ़ी करीब हैं, वालिद साहब उनके भी करीब हैं। तो वो एक फ़िल्म बना रहे थे शमा 82-83 में, तो उन्होंने वालिद साहब को बुलाया और कहा कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें नग़्मे लिखें। तो वालिद साहब उससे पहले भी कई फिल्मों में लिख चुके थे, जैसे रफ़ी साहब ने गाना गाया था वालिद साहब के आग लगाई थी उन्होंने, कुछ तो उन्हें बदनाम किया। ये फिल्म खैर रिलीज़ नहीं हुई, नॉन रिलीज फिल्म थी। और उसके बाद जब शमा रिलीज़ हुई तो वो गोल्डन जुबली रही उस दौर की, और लोगों ने उस गाने को भी बहुत पसंद किया, क्योंकि वालिद साहब का ये बहुत एज ए शायर अदब में इतना बड़ा नाम
कि उनको हमेशा से मैंने देखा है, उन्हें ये महसूस होता था कि फिल्म दुनिया जो है, बॉलीवुड उनके सामने बहुत छोटा है, उन्हें बहुत छोटा नजर आता। अदबी हलकों में उनका बड़ा ही नाम था, वो बहुत ही बड़े शायर थे। तो शायर जब पॉपुलर हो जाता है, उनकी गज़लें, उनकी कव्वालियाँ बहुत पॉपुलर हो जाती हैं, तो फिल्म मेकर्स तो उनके पीछे पड़ेंगे ही कि भाई हमें ज़रूरत है आपकी। लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने कभी दिल से फिल्मों के लिए नहीं लिखा, उन्हें पीछे पड़ गए लोग तो चलो प्लीज एक आधा गाना, एक आधा फिल्म हमारे साथ कर लो, इसी वजह से फिल्मों की तरफ वो मुतारिफ हुए। आई डोंट थिंक सो कि उनकी दिली ख्वाहिश थी फिल्मों की तरफ। इतने बेहतरीन गाने उन्होंने फिल्मों के लिए दिए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने फिल्मों के लिए बिल्कुल ना कहा। क्या उन्होंने वाकई में अपने दिल से ना कहा था फिल्मों के लिए जब एक ऐसा वक्त आया, या उन्हें उस तरह का नहीं मिल रहा था, उस तरह की शायरी उनसे नहीं लिखवाई जाती थी, जिस वजह से उन्होंने कहा नहीं शायरी का मय्यार फिल्मों में उतना अच्छा नहीं रहा है, इसी वजह से मुझे अपनी शायरी को फिल्म में नहीं लाना है। तो आपसे जब अपने तजुर्बे वो डिस्कस करते थे तो किस तरह का वो डिस्कस करते थे, ये आप मुझे बताएं थोड़ा विस्तार से, तफसीली तौर पर। जी जी जी, ये अच्छा सवाल है ये, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि उन्हें शुरू से ही फिल्मों के लिए या बॉलीवुड उनके सामने कोई इतनी अहमियत के बाइस नहीं थे, क्योंकि जो शायर होता है वो अपने वक्त का ज़मीर होता है, उसका दौर जो है उसकी शायरी से पहचाना जाता है कि वो ज़माना कैसा बने। तो उन्हें जो अदब में मकाम हासिल था, तो उसके चाहे वो उन्होंने हमेशा फिल्म में अपने मुताबिक ही काम करना चाहा, तो उन पर कोई प्रेशर नहीं कर सकता था कि आप इस तरह का लिखें या आप उस तरह का लिखें या आपको ये फिल्म बड़ी है। उन्हें कोई उस चीज़ से सरोकार नहीं, उनके मन में आया, उन्होंने जैसा सोचा, जिसके लिए सोचा लिख दिया। कोई उसके लिए ऐसा बहुत भाग दौड़ करना कि यार मुझे फ़ोन करके मुझे काम दो, ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं जहाँ तक समझता हूँ वो एक सीधे साधे और बिल्कुल एक किसान की तरह रहने वाले, उनकी पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजरी और उन्हें किसी ग्लैमर और किसी चीज़ से वो नहीं था। हालांकि आज का शायर जो है वो हर तरह का कवरेज चाहता है, और उस दौर में भी था कि हर तरह के अखबारात में इंटरव्यू और दुनिया भर की चीज़ें जो करते हैं उनसे उन्हें कोई इस चीज़ से सरोकार नहीं था। और मुझे खुशी है कि जो सच्चे राइटर होते हैं, सच्चे कलाकार होते हैं, वो किताबों में जिंदा रहते हैं। हाँ। वाली साहब को आज बच्चे सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है उन्हें। सेकेंड स्टैंडर्ड से ये स्टूडेंट जो है उनकी रोज़ाना गज़लें पढ़ रहे हैं, नज़में पढ़ रहे हैं, बच्चे याद कर रहे हैं। वो किताबों में जिंदा रहना है उन्हें जो है वो ज़्यादा उनके लिए बड़ा अहम। उनके लिए फ़ख्र की बात थी कि उन्होंने अदबी हलकों में एक मुनफरिद नाम कमाया है, और वो लोगों के हित के लिए, अवाम के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी, उन्होंने नौजवानों के लिए किताबें लिखी, उनका मुस्तकबिल संवारने की कोशिश की। उन्हें वो सबसे ज़्यादा अवार्ड लगता था, ये नहीं कि फिल्मों में मुझे अवार्ड्स मिलने चाहिए फिल्मों के लिए, जबकि उनकी बेशतर फिल्म को अवार्ड्स भी मिले हैं। हम कैसे भुला सकते हैं उनकी फिल्म हलचल में उनके गाने, गुंडा राज में उनके गाने। दरअसल अगर हम ये कहें कि हलचल फिल्म में जब उन्होंने गाने लिखे तो हलचल फिल्म के ही दौरान काजोल और अजय देवगन का प्यार पनपने लगा था। मतलब उनकी शायरी ने अजय देवगन और काजोल को जिंदगी में एक दूसरे का हमसफर बनाने में काफ़ी योगदान दिया है। किस तरह का सिनेरियो रहता था, क्या सीन रहता था जब कोई भी फिल्म मेकर उनके घर पे आता था उनसे मिलने के लिए किसी फिल्म का प्रस्ताव लेकर? आपको ताज्जुब होगा जो बात इस सवाल के जवाब में कहूँगा कि वो ऐसे लिरिसिस्ट थे जिन्होंने अपना गाना रिकॉर्ड होने के बाद सुना भी नहीं, फिल्म रिलीज हुई तो भी नहीं देखा, और ना किसी ने कह दिया कि भाई वो हमने आपका गाना सुना, बहुत अच्छा लगा, तो हाँ ठीक है, बस इतना। एक्साइटमेंट तो बहुत दूर की बात होती है, आप लिखते हैं और वो गाना रिलीज होता है, पिक्चराइज होता है, आप उसे सुनते हैं तो खुशी महसूस होती है, लेकिन उन्होंने सुना तक नहीं था। बाजीगर रिलीज हुई थी, मुझे याद है कि मैं बहुत चाहता था उन्हें कि मैं थिएटर में ले जाऊं और उन्हें वो फिल्म बिठाकर साथ में हम देखें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं क्या लेना देना इस चीज़। उन्हें किसी भी चीज़ से ऐसा नहीं था कि मैंने लिखा तो हाँ फिल्म में किसी ने एक्ट बड़े ने किया या किसी बड़े सिंगर ने गाया, उन्हें किसी चीज़ से किसी मतलब कोई ऐसी खासी दिलचस्पी नहीं रही। हम ये कहें कभी मुतासिर नहीं हुए वो फिल्मों से, वो मुतासिर हमेशा थे
बड़े बड़े शायर हजरात से, शायरी से, किताबों से, अदब से। हाँ, उनको एज ए राइटर या एज ए हमेशा ये महसूस होता था कि जो ऊपर वाले ने उन्हें काम के लिए भेजा है, जो काम करना है इंसानियत के लिए, इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए और इंसानी जज्बों की कदरें जो है आज, उस चीज़ के लिए वो हमेशा उस बात को अपनी शायरी के हवाले से कहते थे। और हमेशा उन्होंने शायरी भी जो आज हिंदुस्तान में जिस तरह हकीकत पसंद शायरी को अगर आप डिफाइन करें तो ज़फ़र गोरखपुरी एक बड़ा नाम है। हाँ। पूरे बरसगीर में जहाँ हकीकत पसंद शायरी, क्योंकि शायरी को तसव्वुर लोगों ने ये समझ लिया कि जैसे आप कॉलेज के दौरान होते हैं और आपके इमोशंस एक क्या कहते हैं, आप किसी इश्क में मुब्तला होते हैं और वो आशिकाना शायरी जो होती है वो एक आपको मुतासिर करती है, आपको अच्छा लगता है, पढ़ना भी अच्छा लगता है, कहना भी अच्छा लगता है। लेकिन जब आप असल ज़िंदगी से नज़र मिला के बात करते हैं, जब आपके ऊपर समाजी और सारी जिम्मेदारियाँ, आपके ऊपर घरेलू जिम्मेदारियाँ जब आती हैं, तो इश्क आपको थोड़ा सा पीछे लगता है और आपको ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी से बात करना जो है, हाँ। वो उस तरह की शायरी पसंद कीजिए, हकीकत पसंद शायरी जिसे कहते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक मुद्दों को दर्शाना, हकीकी आपके अराउंड जो हो रहा है उसको अपने अल्फाज का जामा पहनाना और पेश करना जो हर एक के दिल में बस जाए और हर एक बंदा उससे रिलेट कर जाए। अयाज साहब, आप इसी तरह से हमारे साथ महवे गुफ्तगू रहेंगे, हम आपसे मिलेंगे बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप ही देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। आज यादें ताज़ा हो रही हैं अजीम तरीन शायर ज़फ़र गोरखपुरी साहब पर। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है आपके फेवरेट प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। और आज जिस शख्सियत को हम याद कर रहे हैं, जिनके बीते पलों में आपको लिए जा रहे हैं, वो है अजीम शायर ज़फ़र गोरखपुरी साहब। उनके बेटे अयाज गोरखपुरी हमसे जुड़े हैं, उनके ज़िंदगी के कई पहलुओं पर और भी रोशनी डालते हैं। आइए इनसे मुखातिब होते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे जाहिर करना चाहती हूँ कि उनकी शायरी में मॉडर्न टच भी है, एक रिवायती टच भी है। मॉडर्न पोइट्री और रिवायती पोइट्री को उन्होंने एक साथ मिलाया और जो कुछ सामने आया वो आप ये कह सकते हैं मील का पत्थर साबित हुआ। उनकी शायरी ऐसी रही है, एक शायर का कोई ना कोई गीतकार फेवरेट होता है, तो उन्हें कौन सा गीतकार, नगमे निगार फेवरेट था जो अदब से भी आया था और फिर फिल्मों के साथ जुड़ा रहा। जैसे अपने साहिर साहब भी हैं, मजरू सुल्तानपुरी भी है, हसरत जयपुरी साहब है, शैलेंद्र साहब, इनमें से कोई था उनका फेवरेट, कोई जो फिल्मों में आया अदबी हलकों से? पसंदीदा नगमे निगारों में अगर मैं कहूँ कौन उनके फेवरेट रहे? नहीं, मैंने कभी ऐसा उनसे फिल्मों पे तो ज़्यादा बात नहीं हुई, ना कभी ऐसा फिल्मी गीतकार या फिल्मी नगमा निगारों के ताल्लुक से कभी मेरी उनसे गुफ्तगू हुई थी ताल्लुक से। लेकिन उनका ये हमेशा एक वो था, पॉइंट ऑफ व्यू था कि शायरी नगमा निगारी किस तरह की जाती है या कैसे होनी चाहिए। तो उन्होंने एक आध मरतबा मुझसे कैफी साहब का जिक्र किया था कि कैफी साहब जो हैं वो अदब में रहते हुए भी उन्होंने जो नगमे लिखे हैं बहुत अच्छे नगमे हैं। तो एक ये फेवरेट कहना तो मुश्किल है, लेकिन वो हमेशा इस ताल्लुक से जिक्र करते थे, उनके ताल्लुक से। जब वो फिल्मों की रिकॉर्डिंग के लिए जाया करते थे, जब फिल्म एक गाना रिकॉर्ड होता था स्टूडियो में, वो क्या जाया करते थे कि उसके लिए भी वो रजामंदी नहीं जताते कि मैंने लिख के दिया भाई आप कर लो, कैसे करना है, क्या रहता था? या उन्हें ज़बरदस्ती बुलाया जाता था, प्लीज़ आप आइए, प्लीज़? एक गायक के लिए ज़रूरी है कि एक शायर का वहाँ पे होना, एक म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए ज़रूरी है कि शायर भी वहाँ पे हो, कहीं कोई कमी पेशी हो वो बताएं भाई किस तरह से गाना है, कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करना है, तलफ़ुज़ कैसे दुरुस्त करना है, या फिर ही वाज ओके अबाउट इट, नहीं जाना? नहीं, उन्हें जाना तो बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैं उन्हें ये बड़ी समझा बुझा कर साथ में ले जाता था कि चलिए जरा सा देख तो ले कि हम कैसे बन रहा है गाना या कैसे कौन गा रहा है। मुझमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी, नौजवानी उन्होंने तो मैं उन्हें साथ में हमेशा यही सोच कर ले जाता था कि चलो मुझे इस बहाने कुछ सीखने मिलेगा। और बड़ा अच्छा माहौल था शिवा जी उस दौरान कि आप सुबह से एक म्यूजिक डायरेक्टर और वो जो अरेंजर होता था वो मिलकर साजिंदों के साथ बजा रहे हैं और कोरस आ रहा है, वो चाह रहा है गाकर,
इस तरह के मामला होते थे। हम लेट नाइट वहाँ पर पहुँचते थे और सिंगर आता था, फिर किसी गाने की रिकॉर्डिंग आपको याद आ रही है जब आप उनके साथ थे? ऐसे तो काफ़ी गाने थे, लेकिन उसमें जो मुझे याद है आई एम 16 गोइंग ऑन 17, ये हलचल फिल्म का गाना था। और एक गाना और था जिसमें हाथों में सजा कर नाम तेरा मैं चूमती रहती हूँ। हाँ। ये गाना जो था वो उस दौरान में था उसमें, तो उसमें काफ़ी। और एक खुदार की जो लोरी थी, खुदार फिल्म में जो गोविंदा था उसमें, तो उसमें एक बड़ा मुश्किल सा एक सिचुएशन थी इस फिल्म में कि एक माँ जो है उसकी आंखें नहीं है, तो वो सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ थी कि उसमें एक माँ है जिसकी आंखें नहीं हैं और वो अपने बच्चे को जहर वाला दूध पिलाती है और वो बच्चा जो है उसका वो फौत हो जाता है। तो उस दौरान जो था उसके दूध पिलाने और बच्चे के फौत होने के दरमियान जो है वो एक ऐसी लोरी थी जहाँ पर वो उसे मतलब वाली साहब को लिखनी थी। शिवा जी यकीन माने कि उस दौरान जो है उस लोरी को जब स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब, अनु मलिक साहब थे वहाँ पर और वाली साहब को, ये सब लोग इमोशनल इतने जज्बाती हो गए थे कि हर कोई अपनी माँ को याद कर रहा था। इतनी बेहतरीन लोरी मैंने बॉलीवुड में बहुत कम ही सुनी है जिस तरह से वो। और वाकई उसमें अनु मलिक साहब का कॉम्पोजिशन जो था वो उस पर बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर किया। उसने वाली साहब की शायरी तो फिर माशाल्लाह है, अच्छी लोरियों में उसका शुमार होता है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शायरी की बात हो रही है तो उनकी शायरी में सिंपलिसिटी भी बहुत थी। जैसे एक तन्हाई पे उनका एक शेर है, मेरे बाद किधर जाएगी तन्हाई, मेरे बाद किधर जाएगी तन्हाई, मैं जो मर गया तो मर जाएगी तन्हाई। तन्हाई से इनफैक्ट वो सवाल जवाब कर रहे हैं कि कहाँ जाओगी फिर, क्योंकि तन्हाई इंसान के लिए कितनी ज़रूरी होती है। तन्हाई इंसान को खामोशी में बहुत कुछ सिखाती है। तन्हाई इंसान को खुद को समझने की उसमें सलाहियत जगाती है। तो एक तन्हाई जिसे इंसान घबराता है, भागता है, लेकिन वो तन्हाई एक इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है उसको बेहतर बनाने के लिए। उनकी शायरी इसीलिए हर दिल अजीज़ है मैं कहूँ तो ऑब्वियसली जो इस तरह से अपनी बात अपने शेर व शायरी में जाहिर करता है, वो फिल्मी नगमे तो उसको कुछ ज़्यादा मुतासिर नहीं करेंगे। खैर, आपके पसंदीदा शेर क्या है उन पे भी बात करेंगे और आपसे कुछ और वार्तालाप करेंगे और भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन फिलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। हम आप सभी से और अयाज साहब आपसे भी मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। ब्रेक के पार हम आपसे मिल रहे हैं और आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू है अयाज गोरखपुरी साहब, जो खुद एक बहुत ही बेहतरीन शायर है। देर से हम लोगों को मिले, हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। आज यादें ताज़ा हो रही हैं, बीते पलों में आपको लेके जा रहे हैं और याद कर रहे हैं उस एक अजीम फनकार को, उस एक अजीम गीतकार और शायर को जिन्होंने अदबी और फिल्मी हलकों में बहुत ही बेहतरीन नाम कमाया। बातें हो रही हैं ज़फ़र गोरखपुरी साहब की। अयाज साहब, आपसे जैसे हम ब्रेक में जाने से पहले तन्हाई की बात कर रहे थे और तन्हाई हो, उम्मीद हो, उड़ान हो, मंजिलें हो, वो कोई भी मुद्दा नहीं है, वो कोई भी सिचुएशन नहीं है जिन्हें उन्होंने अपनी शायरी में इस्तेमाल ना किया हो और लोगों तक ना पहुंचाया हो। जैसे तन्हाई की बात करें तो क्या मुंबई आने के बाद, चूँकि आपकी फैमिली गोरखपुर में ही थी, क्या उन्होंने आपके साथ कभी शेयर किया कि मुंबई में तन्हाई के कभी वो शिकार हुए, जदोजहद के मराहिल तय करते करते कुछ तन्हाई का जिक्र किया उन्होंने, या हमेशा वो खुश थे अपनी लाइफ में? नहीं, ये अक्सर जिक्र होता था अपनी जदोजहद और अपने स्ट्रगल टाइम्स के ऊपर। उन्होंने मुझे बहुत बचपन से ही, मतलब मैं 6-7 साल का हूँगा तभी से उन्होंने मुझसे बातें शेयर करनी शुरू की थी। और जहाँ तक फैमिली का सवाल है तो मेरे दादा जो थे वो वालिद साहब के पहले आकर एक मरतबा दोबारा लौट चुके थे और उसके अलावा मेरे चचा भी थे
और वालिद साहब 1 साल के बाद फिर वहाँ जाकर मेरी वालिदा को लेकर भी साथ में आ गए। तो वो तन्हाई का मामला तो नहीं था, लेकिन ये था कि उन्हें बेगानापन बहुत था कि इंसान जो है वो यहाँ शहर की दुनिया जो है वो एक दूसरे से बड़ी कटी रहती है और गांव में जो इस तरह का माहौल होता है, इसीलिए उनकी शायरी में हमेशा गांव भी नजर आता है, हिंदुस्तान का शहर भी नजर आता है। एक इंसान जो आम इंसान है उसके साथ जो परेशानियां दरपेश आती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में वो भी नजर आती है, और एक आम जो बातें आम इंसान की होती है वो लोगों तक इसीलिए बआसानी पहुंच जाती है। तो वो तन्हाई की तो खैर क्योंकि एज ए आर्टिस्ट जो होता है मेरी नज़र में उसे हौसला बहुत होता है जिंदगी जीने का, और वो अगर उसके अंदर ये हौसला ना होगा तो वो दूसरों को हौसला किस तरह अपने शायरी के जरिए पहुंचाएगा। मजबूरी के मौसम में भी जीना पड़ता है, थोड़ा सा समझौता जानम करना पड़ता है। आप कहीं पे भी रहे, आप किसी भी फील्ड में रहे, समझौता तो आपको करना ही पड़ता है। उन्होंने क्या क्या समझौते अपनी लाइफ पे किए ये आप मुझे बताइएगा, फिर आपने क्या समझौता अपनी लाइफ में अपने करियर को लेकर किया वो भी आप मुझे बताएंगे, क्योंकि वालिद साहब आपको हमेशा दूर रखते आए इस फील्ड से। शीबा जी, बहुत बड़ा सवाल कर दिया आपने, मुझसे आज तक किसी ने सवाल नहीं किया वालिद साहब के ताल्लुक से, और मुझे खुशी है कि इस पर रोशनी डालने का मौका आप दे रही हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी भी गलत काम से समझौता नहीं किया, चाहे वो गाने का नगमा निगारी का ताल्लुक हो कि आपको इस तरह के गाने लिखने हैं तो उन्होंने साथ इनकार कर दिया, वो शायरी का कोई तस्करा हो या कोई तकाजा कोई कर रहा है तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं मैं समझता हूँ जहाँ पर उन्होंने किसी मफाद के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए या इस ज़बान अदब और उनको लेकर कोई अदब को नुकसान पहुँचे, फिल्म को नुकसान पहुँचे, ऐसा कोई काम मेरे ख्याल में नहीं किया। और रही बात उन्हें किसी आखिरी वक्तों में जब हम साथ बैठ के बातें करते थे, आखिरी वक्तों में भी मैं उनकी एक किताब कंपाइल कर रहा था, साथ में बैठ के हम करेक्शन करते थे, तो वो हमेशा ये कहते थे कि मैं मुतमईन हूँ कि मैंने आखिरी सांस तक काम किया। 70 साल उन्होंने अदब को दिए, 70 साल उन्होंने ज़बान की खिदमत की, और आखिरी वक्तों तक एक आदमी का जहन कहाँ तक जाता है। मैं अपने वालिद साहब से सीख सकता हूँ ये बात कि आप लिखना एक होता है कि आपका जहन काम कर रहा है एक उम्र तक, लेकिन एक ऐसी उम्र में जाने के बाद भी आप 16-17 साल के बच्चों की बातें लिख रहे हैं तो वो आपका जहन किस कदर कहाँ तक पहुँच जाता है ये समझ में आती है बात। रही कहीं पे उन्होंने किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, किसी अवार्ड के लिए उन्होंने कभी अपने आप को नामजद नहीं किया, किसी हाई पोस्ट या हाई कोई भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने, और आज यही वजह है कि वो अपने आप को किताबों में जिंदा रखकर, जैसे उनका खुद का एक शेर है कि मैं ज़फर जिंदा रहूँगा इस ताल्लुक से कि मेरा अहद मेरी शायरी में सांस लेता है। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अपने शर्तों पर उन्होंने जिंदगी जी है जी, और जी, अपने वो जी, संस्कार अपने बच्चों में भी डालने की कोशिश की है, वही संस्कार आपने है, इसी वजह से बड़े ठहराव के साथ आप लाइफ में चल रहे हैं, बड़े मुतमईन हैं आप। जैसे हमने पहले आपसे कहा, आपको शायरी का एहसास, गीतकारी का एहसास इतनी देर में क्यों हुआ? आपके वालिद साहब जो थे वो भी यही चाहते थे, भाई जिंदगी को बड़े ठहराव से जियो और अपना अच्छा और अपना बेहतर 100% दो जो भी काम करो। अच्छा, गज़लों की बात आई यहाँ पे, एक गज़ल है जो बहुत ही फेवरेट है, पंकज उदास साहब ने उनकी बेशतर गज़लें गाई, जैसे और आहिस्ता कीजिए बातें धड़कने कोई सुन रहा होगा। इसमें मॉडर्न टच भी है और वो रिवायती गजल का टच भी है। आप देखिए पंकज उदास साहब जब घर आते थे, महफिलें होती थी घर पे, क्या कुछ समा बनता था, और कौन से ऐसे गजलकार है या मेहदी हसन साहब है या गुलाम अली साहब है वो घर पे आया करते थे, किस तरह का माहौल रहता था घर पे? हाँ, घर पे बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था, एक खुशगवार महफिलें। मैं बहुत छोटा था और वहीं से ये आने जाने का जो सिलसिला था, वहीं से मुझे मेरे जहन में ये शौक ज़ौक़ और कुछ कर गुजरने का जो जज्बा था वहीं से पैदा हुआ मेरे अंदर। और जाहिर है इतने बड़े जिन्हें आज हम
लेजेंड्स कहते हैं, वो अगर आप उनके साए में बैठ भी गए हैं तो उनकी सारी तरबियत जो है वो आपके अंदर उतर जाती है। और मैं खुद को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ और न सिर्फ फिल्मों के बल्कि अदब के बड़े नामवर और दिग्गज जो लेजेंड जिन्हें कहा जाता है, वो इन आँखों ने उन्हें देखा है। एक वाकया मैं आपको बताऊं कि हम एक मुशायरे में थे जिसकी सदारत जो है वो अली सरदार जाफरी कर रहे थे और उसमें कैफी साहब थे और हैकल उत्साही वालिद साहब और कतील शिपाही साहब थे उसमें। तो ऐसे बड़ी मेरे ख्याल में वो दौर ही खत्म हो गया। अब वो एक ना वो लिखने वाले रहे ना सुनने वाले रहे। और रही बात कि अब लोगों ने शायरी के अंदर जर्नलिज्म को ज़्यादा वो किया है, शायरी एक अपनी तरफ रह गई है, जो देखते हैं वो लिखते हैं। ये जर्नलिज्म को लोगों ने शायरी में ढाल लिया। शायरी इस चीज़ का ये तो कतई शायरी नहीं है। और ये मैं समझाना लोगों को बड़ा मुश्किल होता है कि जर्नलिज्म एक अलग चीज़ है कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अखबार पढ़ के सुना रहे हैं, शायरी एक अलग चीज़। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बहुत ही पते की बात आपने कही है। शायरी का अपना एक मय्यार है, शायरी के अपने के रूल्स है, शायरी के असूल है। तो उन असूलों को मद्देनजर रखते हुए शायरी का मय्यार गिरने नहीं देना चाहिए। और इन शायर हजरात को बखूबी पता है, दैट इज़ द रीज़न, यही एक सबब रहा। जैसे कि आपने भी फरमाया कि अक्सर और बेशतर वो कहा करते थे कि भाई मैं खुश हूँ, अदब के साथ जुड़ा हूँ, खुश हूँ। हाँ, फिल्मों के ऑफर्स आ रहे हैं तो ठीक है। मुझे ये बताइए, किसी बड़े फिल्म मेकर को उन्होंने ना कह दिया किसी बड़ी फिल्म के लिए और मतलब सीना तान के कहा भाई मुझे ये फिल्म नहीं करनी है, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ? नहीं, एटीट्यूड तो कभी नहीं रहा उनमें कि कोई मैंने ना करके बहुत सीना तान के, हालांकि अपनी मजबूरी जरूर जाहिर की उन्होंने कि मैं जरा कुछ किताबें लिख रहा हूँ अपनी, तो आप फलाने का नाम रिकमेंड कर दिया कि आप उनसे करवा लीजिए, वो बहुत अच्छा करते हैं। ये काम जरूर करते थे। ऐसा नहीं था कि वो उन्होंने कभी किसी बात को फख्र महसूस किया कि मैं इसको इनकार कर दिया, मैंने उसको इनकार कर दिया। ऐसे वाक़यात तो बहुत सारे थे जिसमें बड़े नाम भी थे बहुत सारे। मतलब फखरिया अंदाज में कभी किसी को इनकार नहीं किया, कह रहे मैंने उसको मना कर दिया। उन्होंने हमेशा उनकी ऑफर को उनकी कदर की, लेकिन अगर उन्हें नहीं करना था तो वो हमेशा किसी न किसी चीज़ को बहाना तो नहीं, लेकिन ये था कि मैं किताबों में मसरूफ़ हूँ, मेरी आने वाला मजमुआ है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगा, किसी और से करवा लीजिए। और रिकमेंड भी कर देते थे कि भाई वो अच्छा लिखते हैं, उनसे करवा लीजिए आप। ओह, दैट्स सो लवली। अच्छा, किताबों का आपने जिक्र किया, आपने तो वालिद साहब की सारी किताबें पढ़ी होंगी और एक एक लफ्ज़ समझने की कोशिश की होगी आपने। तो आप वालिद साहब की कौन सी किताब जिसने आपकी लाइफ ही बदल दी, आपके लाइफ का हमें ज़िंदगी का नक्शा ही बदल दिया, आपके अंदर बहुत सारी तब्दीली आ गई उस किताब को लेकर, उनके थॉट्स को लेकर अगर हम कहें तो किस किताब का नाम लेना चाहेंगे या कोई थॉट याद करना चाहेंगे आप जिसने आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सुधार लाया, परिवर्तन लाया, बदलाव लाया? ये 86 में वालिद साहब का शेरी मजमुआ आया था जिसका नाम था गोखरू के फूल। ये एक ऐसा शेरी मजमुआ था जिसमें नौजवानों को शेर कैसे होना चाहिए, शेर कैसे लिखना चाहिए या शायरी कैसी होती है, उस कैटेगरी में मैं भी था कि उस किताब को पढ़ने के बाद लोगों ने शेर कहना शुरू किया कि शायरी कैसी होती। तो वो किताब जो है वो लोगों में आज भी मकबूल है और उसे पढ़कर नौजवान जो है वो शेर कहने की कोशिश करते हैं कि शायरी कैसी है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, चूँकि आपके सामने एग्जाम्पल थे एक बहुत ही दिग्गज, बहुत ही नामवर नामचीन हस्ती, आपके वालिद साहब, बहुत ही मकबूल शायर आपके साथ थे। जब आपने हिम्मत की शेर व शायरी करने की, एक ऐसा शेर पहले लिखा होगा जिसके इस्लाह के लिए आप वालिद साहब के पास गए क्योंकि आपके उस्ताद तो घर पे ही थे इस्लाह के लिए। तो जब आपने पहली गज़ल कही या कोई नज़्म लिखी होगी तो आप अपने वालिद साहब के पास इस्लाह के लिए ज़रूर गए होंगे, कुछ हिचकिचाए कि वालिद साहब का रिएक्शन क्या होगा, या फिर आप हाँ चलो सीना तान के चले गए वालिद साहब के पास? नहीं, मुझे बताइए, ठीक है मैंने कितना अच्छा शेर लिखा, मतलब फख्र से कहा देखिए वालिद साहब मैंने कितना अच्छा शेर लिखा। क्या सीन रहा? जरूर रहा होगा ये बिल्कुल जरूर रहा। और आपने जिस अंदाज से कहा ना, बस यही फीलिंग्स थी मेरी कि बड़े इसमें था कि मैं आज बन गया, आज मैंने बड़ा अच्छा शेर कहा है और मैं आज तो वालिद साहब से शाबाशी हासिल करके रहूंगा।
और रिएक्शन ये था कि उन्होंने फाड़ दिया, देखते ही पढ़ा भी नहीं, थोड़ा सा। हाँ जी, उन्होंने पढ़े बगैर फाड़ दिया उसे। और हाय हाय हाय, दिल को बड़ी चोट पहुंची होगी। अरे बड़ा फख्र के साथ गया, मैं तो बस ऑन क्लाउड्स 9 था, आज तो मैं शायर ही बन गया, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली फाड़ दिया। बगैर पढ़े फाड़ दिया सब। हाँ, बगैर पढ़े फाड़ा, उसका ज्यादा अफसोस रहा मुझे। अच्छा, आपने सवाल पूछा और उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था और इनकी क्या एडवाइस थी जो आपको मिली? इतनी जरूरत तो नहीं थी कि उनसे सवाल करता मैं। हाँ। सीधे मैं मुंह बनाता हुआ अपनी वालिदा के पास पहुंच गया। मैंने अम्मी को बहुत रोया और अम्मी से कहा कि उनसे कहिए कि जरा देख तो ले कम से कम कि आपका बच्चा करता क्या है। तो अम्मी ने बड़ा तकाजा किया उनसे कि वो भी कई महीनों बाद एक वक्त ऐसा आया जहां मैं उनके साथ बैठा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम कुछ करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने उस वक्त भी नहीं देखा, तो मैं चाह रहा था कि किसी तरह अम्मी जो है वो पर्चा वालिद साहब के सामने रख दें, लेकिन अम्मी ने भी वो पता नहीं क्या मूड देखकर उनका रखा नहीं पर्चा। तो वालिद साहब ने उस वक्त मुझे बहुत अच्छी बातें की, जो मैं आज आपके माध्यम से भी ये बात बताना चाहता हूँ। जो लोग शेर कहना चाहते हैं, जिसे दिलचस्पी है जिन्हें शायरी, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे 10-15 किताबें अपने शेल्फ से निकाल कर रखी सामने और कहा कि पहले इसे पढ़ो और 40 साल तक पढ़ना। तो मैं थोड़ा सा सुन रहा था लिहाज करके कि भाई 40 साल तक अगर मैं पढ़ूंगा सिर्फ किताबें तो शायरी कब करूंगा। तो उसके बाद मैं कैलकुलेट कर रहा था कि मेरी उम्र क्या होगी, लेकिन 40 साल तक पढ़ने का मतलब उन्होंने ये कहा कि 40 साल पढ़ोगे तो अपना एक शेर कह पाओगे। अपना शेर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हाँ। अपना शेर होता है कि आप शुरुआती दौर में किसी से मुतासिर होते हैं, बड़े शायर से, आप उसकी नक्शे कदम पर, उसी बहर पर, उसी मानवियत के साथ कुछ ऐसा लिखते हैं जो उनसे क्लैश होता है। ये एक तालिब इल्म के लिए ज़रूरी भी है कि जब आप कुछ किसी से मुतासिर होकर कोई चीज़ लिखते हैं तो वो, हालांकि वो पढ़ने वाला समझ जाता है कि वो उनके मफहूम से मैच कर रहा है ना, लेकिन 40 साल के बाद जब आप लिखते हैं तो वो अपना शेर होता है। वालिद साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, मैं आपको सुनाता हूँ कि शनाख्त नाम है शायद इसी अज़ियत का, शनाख्त नाम है शायद इसी अज़ियत का, कि पानियों में रहो और रंग भी जुदा रखो। वाह 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 वाह। तो ये जो जुदा गाना और अपनी पहचान बनाना पानी में रहकर, ये बड़ा मुश्किल अमल है, और उस रंग को भी जुदा रखना और अपनी पहचान भी बनानी। तो ये जो बात थी वो 40 साल पढ़ाई करने के बाद अपना शेर कहोगे, वो बात मेरे जहन में एकदम रच बसी। तभी हमने जो पहले आपसे सवाल पूछा था कि इतनी देर क्यों लगा दी आपने, तो वो हम समझ सकते हैं। आपके वालिद साहब ने आपसे कहा था 40 साल लगाओ पढ़ लिख के, उसके बाद अपना एक शेर कह पाओगे आप, तो वो तजुर्बा उनका था कि तजुर्बे से ही आप जिंदगी में अच्छा शायर और बेहतर शायर बन सकते हो। लवली। जिस चीज की बुनियाद मजबूत होगी, आपके इल्म की बुनियाद मजबूत होगी, तो आप किसी भी मरहले में, यानी आप इंडस्ट्री हो, मुशायरे हो, अदब हो, और इसके अलावा कोई भी आपको जिस चीज में आप दिलचस्पी रखते हैं या करना चाहते हैं, आपको वहाँ पर बड़ी इज्जत और बड़ी, इससे आपको जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। अगर आपके अंदर खोखलापन होगा तो आप कहीं पे आप टिक नहीं पाएंगे। बहुत तो सही। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए ये इस मराहिल से तो गुजरना ही होगा। जी जी जी, ये मराहिल तो तय करने पड़ेंगे, मुश्किलात के मराहिल, जद्दोजहद के मराहिल। ये आपको बेहतर और मजबूत इंसान, पुख्ता शायर भी बनाता है, हम कहेंगे इन सिंपल वर्ड्स। चलिए, आपकी शायरी में भी पुख्तगी है। अच्छा है कि आपके वालिद साहब की बात को माना है, तस्लीम किया और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं और उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। आपके शेर काफ़ी पसंद किए जाते हैं, आपकी शायरी पसंद की जाती है, लेकिन अब आपने अपना ठप्पा लगवाया है बॉलीवुड में और म्यूज़िक इंडस्ट्री में। मैं चाहती हूँ कि आप अब फिल्मी गानों के लिए भी काफ़ी कुछ लिखें और बेहतर लिखें। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन जाते जाते एक सवाल, आखिरी सवाल, उनका फेवरेट दोहा या उनकी कोई फेवरेट गज़ल का शेर अगर आप यहाँ कहना चाहेंगे, और साथ ही साथ ये भी सवाल में जोड़ना चाहूँगी कि अपने वालिद साहब को अगर आपको डिफ़ाइन करना होगा तो किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं आप उनकी शख्सियत को? एक चीज़ जो मैं ज़ाती तौर पर पहले जो मैं महसूस करता हूँ एज ए
खुद एक शायर के, तो मैं समझता हूँ कि शायर के अंदर इतनी काबिलियत या इतना मैंने आज तक नहीं देखा किसी में। इसलिए नहीं कि मेरे वालिद, आप किसी शायर को हर सिंफ में कामयाब नहीं देख सकते। वो नज़्म में भी कामयाब है, वो दोहे में भी कामयाब है, वो गीत लिखते हैं तो भी कामयाब है, वो फिल्म में लिखते हैं तो भी कामयाब है, गज़लों में कामयाब है। इतनी सारी सिंफें किसी शायर की तरफ पहली बात तो मौजूद नहीं है। या तो वो गज़ल का शायर है या नज़्म का शायर है, या गज़ल और नज़्में दोनों लिखता है। लेकिन दोहा निगारी के ताल्लुक से एक बड़े दोहा निगार ने वाली साहब को खत लिखकर ही कहा था कि ज़फ़र जो है वो एशिया का सबसे बड़ा दोहा निगार है। वाह। तो दोहे के ताल्लुक से मैं आपको वो जिस दोहे पे उन्होंने कहा था ये, मैं वो दोहा आपको सुनाता हूँ। उनके आने का सखी अभी मिला है तार, रेल में कैसे बम फटा छूटा है अखबार। वाह वाह वाह। और एक दोहा के जो मुझे जाती तौर पर पसंद है वो कि मेहंदी ऐसी रच सखी आज हथेली थाम, लाल लकीरें जब मिले उभरे पी का नाम। वाह 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 वाह। शायर तो कभी मुतमईन होता ही नहीं है अपने काम से, वो तो हमेशा हाँ। तो लेकिन एक शेर जो उन्हें हमेशा अच्छा लगता था वो था कि बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। वाह 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 वाह। बहुत खूब। इस तरह का एक दो शेर और आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। तुम भी याद ना आओ ऐसा मत करना, तुम भी याद ना आओ ऐसा मत करना, देखो हमको इतना तन्हा मत करना। वाह वाह वाह। तुम भी याद ना आओ ऐसा मत करना, देखो हमको इतना तन्हा मत करना। कच्ची पक्की रोटी थोड़ी देर की नींद, कच्ची पक्की रोटी थोड़ी देर की नींद, इससे ज्यादा ख्वाहिश दुनिया मत करना। वाह 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 वाह। बहुत खूब। और उसमें से बहुत मैंने तुम बिन जी शुक्रिया। मैंने तुम बिन जीना सीख लिया, मैंने तुम बिन जीना सीख लिया, ऐ दिल और मसाइल पैदा मत करना। वाह 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 वाह। क्या बात है। ना ही जिंदगी में उन्होंने मसाइल पैदा कर लिए किसी के लिए ना ही उन्होंने किसी के लिए तकलीफें खड़ी कर ली, मुश्किलात खड़ी कर ली, बल्कि मुश्किलातों के मराहिल, जदोजहद के मराहिल तय करते करते जिंदगी बड़े खुशगवार तरीके से उन्होंने गुजारी और मुतमईन रहे। जी, वेरी नाइस, दैट इज सुपर। अपने काम से वो खुश थे, हाँ। अपनी शोहरत से नहीं खुश थे, लेकिन ये है कि अपने काम से वो हमेशा खुश रहे। शोहरत का उन्हें कोई वो नहीं था सरोकार कि मैं बहुत, हाँ किताबों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें खुशी इस बात से होती थी कि मुझे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं यही चाहती हूँ कि उनका नाम इसी तरह से हमेशा अमर होता रहेगा। उनके गाने, उनकी किताबें, उनकी गज़लें, उनके शेरी मजमूए जब जब पढ़ें लोग और ये कहें कि वाकई में हमारे देश ने, हमारे मुल्क ने एक बहुत ही बेहतरीन और अजीम शायर पैदा किया है, और वो है नन अदर देन ज़फ़र गोरखपुरी साहब। आपसे बात करके मुझे बेहद अच्छा लगा, बेहद मसरत हुई, और आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आगे और भी बेहतरीन काम करते जाइए और वालिद साहब का नाम और भी ऊंचा करते जाइए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नवाजिश। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मैं उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको बेहद पसंद आ गया होगा अजीम तरीन शायर ज़फ़र गोरखपुरी साहब के ऊपर। अगले दिल ने फिर याद किया में एक और अजीम शख्सियत की यादें लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छा खाइएगा, अच्छा सोचिएगा और खुराफात से जहन को आज़ाद रखिएगा। फ़ायदे में रहेंगे। मिलेंगे अगले दिल ने फिर याद किया में। चिल देन, खुदा हाफिज़, सायोनारा। दिल ने फिर याद किया।